बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 बेसिक ऑफ एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। ठीक है, ये जो हम आज कवर करेंगे ये चार्ल्स एच गिब्सन 13 एडिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूनिट नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेशो, हाउ डू रेशोज हेल्प टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ साइज डिफरेंस अमंग फर्म्स। ठीक है, रेशो इज एक्चुअली होता क्या है? रेशो जो है ये दो वैल्यूज के कंपैरिजन को कहते हैं। ठीक है, रेशो इज अ फ्रैक्शन कंपेयरिंग टू नंबर्स। रेशो मेक द कंपैरिजन रिलेटिव rather than absolute। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, रेशो जो है वो रिलेटिव कंपैरिजन करती है। ठीक है, एब्सोल्यूट कंपैरिजन नहीं होता, इस चीज़ को क्लियर कर लें। ठीक है, देन टर्म्स विच हेल्प एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ साइज डिफरेंस। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा इसको पूरा पढ़ लेते हैं। रेशो इज अ फ्रैक्शन कंपेयरिंग टू नंबर्स। Ratio make the comparison in relative rather than absolute terms, which help elevate the problem of size difference. ठीक है, this is answer for this question. The second question is what does each of the following categories of ratios attempt to measure। ठीक है, ये following categories हैं, ये जो हम find out करते हैं इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं, तो इस रेशो को फाइंड करने से कौन से लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा। इसी तरह हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नेम अ ग्रुप ऑफ यूज़र हु बीन इंटरेस्टेड इन ईच कैटेगरी। अब ईच रेशो जो हम फाइंड करेंगे वो कौन से पीपल हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको वो रेशो अफेक्ट करेगी या जिनको उस रेशो के मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। लिक्विडिटी रेशो इज द एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स सच ए बैंक और सप्लायर वुड बी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को एक्चुअली हम करंट एसेट को डिवाइड कर रहे होते हैं किससे, करंट लाइबिलिटी से, और ये रेशो हमें बताती है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की एबिलिटी है कि अपने शॉर्ट टर्म डेट्स और ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सके। इसी तरह ये जो आपके बैंक्स हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं उनके लिए लिक्विडिटी रेशो इम्पोर्टेंट होती है। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी को देखते हैं। Borrowing capacity measure the protection of long-term creditors. Long-term bondholder would be particularly interested. Borrowing capacity क्या है, लॉन्ग टर्म जो वर्ड है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी है, यानी जो आपने पे बैक करना है, लोन लिया हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है जो आपने पे बैक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके लॉन्ग टर्म बैंक्स जो हैं या आपके जो बॉन्ड होल्डर हैं वो इस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी में देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मीन अर्निंग एबिलिटी। इन्वेस्टर वुड बी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो इससे वो इन्वेस्टर जिन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनको इस बात का पता चले कि आया कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर उनको रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में है ब्राउन कंपनी अर्न 5.5% on sales in 2007. What further information would be needed to evaluate this result? Right? अब एक ब्राउन कंपनी ने अर्न किया कितना 5.5% ऑन सेल्स इन 2007. अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि फर्दर कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए टू एवेल्युएट द रिजल्ट, कि जो ने रिजल्ट फाइंड आउट किया उसको एवेल्युएट करने के लिए फर्दर कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए फर्दर. अब कंपैरिजन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा हमें रिक्वायर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स का डाटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें. इंडस्ट्री एवरेज होनी चाहिए, सिमिलर इंडस्ट्री एवरेज, ताकि आप दूसरी कंपनीज के साथ अपने डाटा को एवेल्युएट कर सकें. अर्निंग ऑफ द कंपेटिटर होनी चाहिए, आपकी जो कंपेटिटिव फर्म है उसकी अर्निंग का डाटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें. ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे. डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज. व्हाट इज द which is generally a better measure of change and why. ठीक है, अब इसको देखें. एब्सोल्यूट और आपका क्या है जर्नल में, परसेंटेज और एब्सोल्यूट का डिफरेंस. एब्सोल्यूट चेंज वुड बी माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय डॉलर, और परसेंटेज चेंज कुड बी माइनस प्लस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ बेस. ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आता है किस चीज़ का, बेस का. जो आपकी एब्सोल्यूट चेंज है उसके अंदर आपकी बेस नहीं होगी, जबकि जो आपकी परसेंटेज है जो उसके अंदर आपको क्या होता है, आपके पास बेस होती है. ठीक है, परसेंटेज चेंज usually give better measure because they recognize the difference in size of the base. ठीक है, तो जो बेटर वे है वो क्या है, परसेंटेज चेंज का, बिकॉज ये जो है हमें दे रिकग्नाइज द डिफरेंस इन साइज ऑफ द बेस. जो आपका बेस ईयर हम लेते हैं या बेस वैल्यू लेते हैं उसमें अगर 2 सालों में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको भी ये बीच में काउंटर करेगी, जबकि एब्सोल्यूट चेंज के अंदर ये चीज़ें मेजर या बेस पीरियड हम बेस वैल्यू नहीं लेते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोरिकल एंड वर्टिकल एनालिसिस using sales as a component or for each type. Give an example that explain the difference. ठीक है, हम सेल्स को कंसीडर करेंगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, अब इसमें देखते हैं. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक्सप्रेस एन आइटम in relation to that same item for previous base year. This analysis measure over time. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या है, आपके 2 इयर्स का डाटा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2010 और 2011 की सेल्स का डाटा है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होगा, हम दोनों ईयर्स का डिफरेंस लेंगे. ठीक है, 2011 में से 2010 का जो सेल्स है उसको माइनस करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और उससे हमें पता चलेगा कि आया हमारी सेल्स पिछले साल की निस्बत इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. इन 2003 सेल्स वर 7,50,000, इन 2000 दे वर 5 लाख. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस शोड 2003 सेल्स एज 150% ऑफ दोज इन 2000. अब जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि हमारे पास ईयर 2000 में जो सेल्स थी वो 150% इंक्रीज होगी 2003 के अंदर. ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस कंपेयर वन आइटम विद एन अदर बेस आइटम फॉर दैट सेम ईयर. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. इन 2003 सेलिंग एक्सपेंस फॉर 75,000 एंड सेल्स वर 7,50,000. वर्टिकल एनालिसिस वुड शो सेलिंग एक्सपेंसेस एज 10% ऑफ 2003 सेल्स. ठीक है, अब क्या होता है वर्टिकल एनालिसिस में आपके पास एक वैल्यू होती है. अगर इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें रेवेन्यू और सेल्स जो है वो हमारी बेस बन जाती है. ठीक है, अगर बैलेंस शीट के अंदर वर्टिकल एनालिसिस को देखें तो वहाँ पे
टोटल एसेट्स आपके जो होंगे जिसमें करंट और फिक्स एसेट शामिल होंगे, या वो आपके बेस बन जाते हैं, या आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का जो पार्ट है वो आपकी बेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ, आपकी जो सेलिंग एक्सपेंस है 2003 के वो कितने हैं, 10% है सेल्स के। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेल्स हमें यहाँ पे पता चला कि 2003 के अंदर जो हमारे सेलिंग एक्सपेंस हैं वो 10% है किसके, सेल्स के। ठीक है, देन हमारा आ जाता है व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, कैन इट बी यूज फॉर रेशियोज फॉर एब्सोल्यूट फिगर्स। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द पास्ट टू द प्रेजेंट। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में क्या है, हम पास्ट के रिजल्ट को प्रेजेंट के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इट कैन बी यूज बोथ फॉर रेशियोज एंड एब्सोल्यूट फिगर। और ट्रेंड एनालिसिस रेशियोज के लिए भी यूज हो सकता है और एब्सोल्यूट फिगर के लिए भी यूज हो सकता है। वो कैसे, वो इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ईयर्स का एनालिसिस किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या हमने वैसे रेशियो एनालिसिस किया, करंट एसेट हमने फाइंड आउट किया, करंट रेशियो को फाइंड आउट किया, लिक्विडिटी रेशियोज फाइंड की, सॉल्वेंसी रेशियोज हमने फाइंड आउट की, और 2 ईयर्स का डाटा आ गया। अब 2 ईयर्स के डाटे को या 3 ईयर्स के डाटे को या 4 ईयर के डाटे को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा। ग्राफ या इंक्रीजिंग होगा या डिक्लाइनिंग होगा, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड क्या है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसका मतलब हमें पता चल जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ये जो सेल्स हैं ये इंक्रीज हो रही है। और अगर डिक्लाइनिंग है तो हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा कि हर आने वाले साल में हमारी जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, सपोज यू आर कंपेयरिंग टू फर्म विद इन एन इंडस्ट्री, one is large and other is small. Will relative or absolute number be of more value in each case? What kind of statistic can help evaluate relative size? ठीक है, when comparing two firms of different size, relative figures are most meaningful. These include ratios and common size analysis. The relative amount of sales, asset, profit, or market share help evaluate रिलेटिव साइज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, दो फर्म्स का जब डाटा हमारे पास मौजूद होगा तो हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर होनी चाहिए, रेशियोज और कॉमन साइज एनालिसिस। ये हमारे पास होगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स, एसेट, प्रॉफिट और मार्केट शेयर को आपस में कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, आर मैनेजर द ओनली यूजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब मैनेजर जो हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट पे यूटिलाइज करें और बाकी जो स्टॉक होल्डर हैं, आपके डेटर्स हैं, ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट है, लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इस चीज़ को यूटिलाइज ना करें। ठीक है, दिस इज कॉमन। ठीक है, व्हाइल मैनेजर मेक ग्रेट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, सप्लायर, कंज्यूमर यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे गवर्नमेंट होगी आपकी, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपके जो हैं ये भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को यूज़ करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ दिस ग्रुप माइट यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, अब ये 3 आपको ग्रुप दिया मैं, अब वो all you have to do is to tell कि ये इंडिविजुअली किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर एनालाइज डाटा टू स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, मैनेजर फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करता है कंपनी की पोजीशन को जज करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए कि इंक्रीज हो रही है या नहीं। इन्वेस्टर ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल रिपोर्ट की यूटिलाइज करता है। क्रेडिटर स्टडी द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू हैंडल डेब्ट। ठीक है, क्रेडिटर्स ने क्योंकि पेमेंट लेनी होती है कंपनी से, तो वो कंपनी की एबिलिटी को देख रहे होते हैं कि कंपनी इज एबल टू पे बैक द डेट ऑन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 10, differentiate between the types of inventory typically held by a retailing firm and a manufacturing firm। ठीक है, रिटेलिंग फर्म और मैन्युफैक्चरिंग फर्म
कौन सी टाइप ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म विल हैव अ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड एंड सप्लाईज। अब क्या है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो कौन सी मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड होंगी और सप्लाईज होंगी। जबकि रिटेल फर्म के पास कौन सा स्टॉक होगा, रिटेल फर्म विल ओनली हैव अ फिनिश गुड एंड सप्लाई, इट विल नॉट हैव रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो रिटेल शॉप पे अगर आप चले जाएं तो वो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, उनके पास सिर्फ फिनिश गुड होती हैं विच आर रेडी टू सेल, ठीक हो गया। क्वेश्चन 11, समटाइम मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैव ओनली रॉ मटेरियल and finished good listed on their balance sheet. This is true of even for a manufacturer of cosmetic. It might be true for good canner also, in the absence of work in progress. ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्लियर कर दें। वो कहते हैं जी बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनके पास दो इन्वेंट्रीज होती हैं, एक रॉ मटेरियल होता है और एक फिनिश गुड होती है। वर्क इन प्रोग्रेस में उनको कोई चीज़ नहीं होती है। वाई? अब वो कहते हैं जी कॉस्मेटिक को देख लें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर क्या है, अगर नेल पॉलिश बना रहे हैं तो नेल पॉलिश क्या है वो वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रखेंगे। नेल पॉलिश बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे और उसको फाइनल प्रोडक्ट की शेप में लेंगे। उसको वर्क इन प्रोग्रेस में क्यों नहीं लेके आते, वो इसलिए नहीं लेके आते कि अगर वो सारी रात आपकी नेल पॉलिश ओपन पड़ी रहे तो वो तो सुबह तक ड्राई हो जाएगी, तो वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए इसी तरह अगर आप किसी फूड मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे चले जाएं तो वो भी जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उनको पैक कर देते हैं, यानी रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चर उसको किया और उसको पैक करके रेडी टू शिप कर देते हैं। उसको भी वो पड़ा हुआ नहीं रहने देते, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में आपकी फूड की चीज़ें भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये दो चीज़ें आपको बता दी कि आपकी एक क्या है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होगी, एक आपकी क्या है फूड इंडस्ट्री होगी जिसमें आपके खाने पीने की चीज़ों को पैक करते हैं, तो उनको भी वो ओपन वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रहने देंगे, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए इनका वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कशन इन द टेस्ट आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। जो आपका यूनिट नंबर 5 है इसको पढ़ने के बाद उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू आंसर। कुड वी डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इनकम आफ्टर इनकम टैक्स दैट अ पर्टिकुलर फर्म हैड इन रिलेशन टू टोटल इंडस्ट्री सेल्स एक्सप्लेन, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। डेफिनेटली वी कैन determining the percentage of total sales income after income taxes, ठीक है। हम इनकम टैक्स को पे करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसको परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूड्स इंडस्ट्री सेल्स, ठीक है। वी कुड रिलेट द सेल्स ऑफ द फर्म इन द क्वेश्चन टू द टोटल इंडस्ट्री अमाउंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं उसमें एक सिमिलर इंडस्ट्री का सारा डाटा मौजूद होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेल्स को वो बाकी इंडस्ट्री की अमाउंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देते हैं। कुड वी डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट दैट अ पर्टिकुलर फर्म हैड इन रिलेशन टू द टोटल इंडस्ट्री एक्सप्लेन, ठीक है। इसका क्या होगा, yes, the Department of Commercial Financial Report include total assets for the total industry. We could relate the total asset of the firm in question to the total in the industry. तो हम ये भी कर सकते हैं, इजी वे है। आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है या कमर्शियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वाला है वो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप परसेंटेज बेस पे टोटल एसेट को पर्टिकुलर फर्म के साथ रिलेट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यू वांट टू नो द ट्रेडिंग एक्टिविटीज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्ड फॉर द कंपनी विच
सर्विस प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी सर्विस है जो कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी? डेफिनेटली द सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक गार्ड जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट सोर्स इंक्लूड कम्प्रीहेंसिव स्टैटिस्टिक ऑन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर आपको स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, कौन कौन सी सोर्सेज से अवेलेबल होगा। जर्नल्स होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, वीकली न्यूज़पेपर होंगे, ट्रांसक्रिप्ट होंगी जो कि ऑन एंड ऑफ पब्लिश होती रहती है, तो उसके थ्रू आपको ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो द लिंक इज अवेलेबल इन द description. ठीक है, if you have any question or a query you can ask in a comment. Thanks for watching, have a good day.